टाइट्रेशन, अरे टाइट्रेशन सुन रखा है तुम लोगों ने? क्या होता है टाइट्रेशन बताओ जरा। अरे टाइट्रेशन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? टाइट्रेशन मतलब क्या होता है भाई? नहीं बताओगे? कितने लोगों को पता है टाइट्रेशन मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? किसने पढ़ा है केमिस्ट्री? क्या होता है टाइट्रेशन मतलब? कोई पूछेगा तुम नहीं बताओगे तो फिर अगला सवाल यही पूछेगा ना, केमिस्ट्री कौन पढ़ाया है तुम लोगों को? बताओ क्या होता है टाइट्रेशन मतलब? अरे क्या होता है टाइट्रेशन भाई? जो जानते हो बोलो ना, ये होता है टाइट्रेशन। कुछ भी बोल दो, फ्लास्क होता है, ब्यूरेट होता है। क्या करते हैं? एसिड और इंडिकेटर मिलाते हैं और मोलरिटी निकालने के लिए। करेक्ट। टाइट्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक अननोन कंसंट्रेशन का सैंपल होता है और उसका कंसंट्रेशन हमें निकालना होता है। अननोन, जैसे क्या होगा, लैब में जाओगे तो तुम्हें एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा जिसका कंसंट्रेशन तुम्हें नहीं मालूम होगा। कुछ भी एग्जामिनर को मालूम होगा कि क्या कंसंट्रेशन है, वो तुम्हें दे देगा और बोलेगा पता करो इसकी मोलरिटी क्या है या नॉर्मलिटी, कुछ भी निकाल लो, इसकी मोलरिटी क्या है। वो बताएगा नहीं कितना है ना। उसके लिए अब तुम्हें एक सुइटेबल रिएजेंट ढूंढना होगा। जैसे अगर वो एसिड दिया है तो बेस लेना होगा, बेस से रिएक्ट कराना होगा, जहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे वहीं पर क्या हो जाएगा, पीएच, कलर चेंज, वो सब हो जाएगा। लेकिन बेसिकली टाइट्रेशन का पर्पस क्या है, टाइट्रेशन करते क्यों है? तो एक अननोन कंसंट्रेशन का सैंपल होता है, उसका कंसंट्रेशन पता करने के लिए। समझ में आई बात? और इंडिकेटर उसमें यूज करते हैं। ठीक बात। ठीक। तो ये टेक्निक। तो तुम लोगों ने जो एग्जांपल दिया जनरली एसिड बेस रिएक्शन का दिया, क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन तुम लोगों ने पढ़ रखा है और एसिड बेस रिएक्शन भी तुम्हें समझ में आता है। उसी तरह से टाइट्रेशन बेसिकली दो तरह के होंगे, एक होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन, एक होगा एसिड बेस टाइट्रेशन। तो पहले टाइट्रेशन का डिफिनीशन लिखा देता हूं, है ना। टाइट्रेशन का डिफिनीशन लिख लें, जो तुम लोगों ने बोला वही लिखना है ना। लिखे, मैं पहले बोल देता हूं, तुम लोग सुन के बताना क्या वो सही है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है किस चीज का? टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विथ हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। और यही तो होता है। लिखो, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, it is an experimental technique to determine the concentration of an unknown solution, an unknown solution with the help of known solution. लिख लिए? टाइट्रेशन का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो बना देता हूं। कोनिकल फ्लास्क इसमें होगा क्या? कहाँ है? नहीं है। बोलो, कुछ बोल रहे हो? क्या हो गया? ठीक। चलो, तुम लोग ऐसा फ्लास्क और ब्यूरेट बना लोगे ऊपर। तुम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया है? ये वाला किया है ना। हाँ, यहाँ एक स्टैंड होता है ना, जिसमें ऐसे क्लैंप होती है। बोलो, जिसमें ये ऐसे, इसके ऊपर मार्किंग किया होता है, पता है तुम लोग? उससे रीडिंग आती है, क्योंकि कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं, अगर तुमने पढ़ा होगा सवाल, उसमें लिखा होगा कि ब्यूरेट मार्किंग पे पहले रीडिंग थी इतनी, फिर हो एक सवाल क्या टाइट्रेशन का, उसमें रहता है ना रीडिंग वगैरह लिखा रहता है। तो ये जो अपना सॉल्यूशन है, जो हमारे कॉनिकल फ्लास्क में है, इसका वॉल्यूम हमें मालूम रहता है, क्योंकि वॉल्यूम कुछ ml हम लोग मेजर करके ले लेंगे, तो वॉल्यूम तो हमें पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम हमें नॉन होता है, इसका
कंसंट्रेशन, मोलरिटी कह लो या नॉर्मलिटी कह लो, वो हमें नॉन नहीं होता, वो फाइंड करना होता है। लेकिन ऊपर ब्यूरेट में जो हमने लिया है, ब्यूरेट में जो हमने सॉल्यूशन लिया है, इसका सब कुछ नॉन होता है। इसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों नॉन होता है ना। इसका M1V1 कर देता हूं और इसको M2V2 कर देता हूं। इसका दोनों नॉन है, यहाँ पर एक ही नॉन है, वो हमें फाइंड करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ इंडिकेटर भी डालना पड़ेगा ना, तभी तो कलर चेंज दिखेगा। इसमें इंडिकेटर भी डालना होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका सब कुछ मालूम है। किसको टाइट्रेट कहते हैं, किसको टाइट्रेंट मालूम है? ये हमारा टाइट्रेट और ये हमारा टाइट्रेंट। बहुत खूबसूरत फोटो बना है नहीं? चलो, अब ये जो टाइट्रेशन का कंसेप्ट है, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर। इसमें क्या करते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर सारा का सारा एसिड बेस से रिएक्ट कर जाएगा। एसिड बेस इसलिए बोल रहा हूं, वो तुम्हारे लिए विजुअलाइज करना आसान होगा। जितना इक्विवेलेंट एसिड था उतना इक्विवेलेंट बेस था, दोनों रिएक्ट हो गए पूरा का पूरा, तो उसी पॉइंट पर हमें पीएच चेंज हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर कलर चेंज हुआ है या जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, उस पर दोनों के इक्विवेलेंस बराबर कर दो। सेम कंसेप्ट रिडॉक्स में लगा देंगे। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि जहां पर इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, उस पॉइंट पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों को बराबर कर दो। समझ में आई बात? तो इसमें एक लाइन का जो कंसेप्ट है लिख लो, टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जैसे अगर मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दूं तुम्हें, है ना, ए है, वो बी से रिएक्ट करके, है ना, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट किसको कहेंगे? जहां ए और बी पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए। तो बोलो, तो लिखो एट इक्विवेलेंस पॉइंट दैट इज व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट। एट इक्विवेलेंस पॉइंट दैट इज व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट। तो उस पॉइंट पे क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बी। अरे पूरे चैप्टर में तो यही कर रहे थे, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर। कोई दिक्कत? अब तुम्हें याद होगा टाइट्रेशन के एग्जाम में तुम लोग जब वो कर लेते हो एक्सपेरिमेंट, तो लास्ट में कैलकुलेशन के लिए N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 करते हो? वो यही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए क्या होगा? नॉर्मलिटी ऑफ ए इनटू वॉल्यूम। अरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए क्या होगा? नॉर्मलिटी ऑफ ए इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बी क्या होगा? नॉर्मलिटी ऑफ बी इनटू N1V1 इक्वल्स टू N2V2। इसी का रिप्रेजेंटेशन है। नहीं आया समझ में? लिख ले। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन जो है वो हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो तरह का होगा। एक तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा, वो क्लास 12th में, उसका यहां से कोई खास लेना देना नहीं है ना। एक होता है अपना एसिड बेस टाइट्रेशन, क्या होता है? और दूसरा है अपना रिडॉक्स टाइट्रेशन। दूसरा क्या है? अगर तुम्हें मालूम हो तो एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अरे एसिड बेस टाइट्रेशन आयनिक में पढ़ चुके हैं। आयनिक किया था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, सब किया तो है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है? एक एसिड गिवन होता है, वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसमें कंसेप्ट क्या है एसिड बेस टाइट्रेशन का? हम लोग ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड
इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। अरे बोलो, इसमें एक का इक्विवेलेंट पता होगा, दूसरे का पता चल जाएगा, कोई दिक्कत है भाई? सिमिलरली रिडॉक्स टाइट्रेशन जो हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, उसमें क्या होगा? अरे उसमें क्या होगा? कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा होगा और कुछ प्रोडक्ट बना रहा होगा। अरे बोलो, है ना? ऐसा ही हो रहा होगा। इसमें क्या होगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट? इसमें क्या होगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, नोट कर लें इतना। अब तुम्हें समझ आ गया इतना कि सारा खेल तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का है। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने में अटके तो टाइट्रेशन में कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे टाइट्रेशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर करना है। अरे यही तो करना है। और क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने तुम्हें आता है? आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने तरीके से आता है। तो कितने तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? दिख नहीं रहा? कितने तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के ये 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें नहीं पता है कि क्या दिया हुआ है। हो सकता है मास दिया हो, तो मास से मोल निकाल लेना और मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। और एन फैक्टर निकालना तो पूरे चैप्टर में सीख ही रहे थे। हो सकता है नॉर्मलिटी दिया हो तो सीधा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, हो सकता है मोलरिटी दिया हो तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के ये तीनों फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूं, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करूंगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बताओ पहला फॉर्मूला। अरे बोलो भाई, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यूज करूंगा, ये अभी आगे है ना, एन इनटू वी। देखो इसमें टाइट्रेशन के सवाल में बच्चे गलत करते हैं ना, तो हम लोग आज कम से कम 6-7 सवाल करेंगे ताकि वो सब चांसेस खत्म हो जाए। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगला क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। अगला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। कोई दिक्कत है किसी को? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वो भी हो जाएगा, लेकिन वो इसमें हो जाएगा। गिवन मास दिया है तो मोलर मास से मोल निकाल लो इनटू एन फैक्टर। लिख लिए? अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इतना बताने के बाद भी बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं, क्यों? उसका रीजन ये है कि एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन लिखना तुम्हें आता है। लेकिन रिडॉक्स में क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, उनका रिएक्शन कैसे लिखोगे? रिएक्शन पेपर में नहीं देगा। जब भी क्वेश्चन आएंगे टाइट्रेशन के, वो रिएक्शन लिख के नहीं देगा। जैसे दे दिया पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड, या परमैंगनेट आयन रिएक्ट विथ ऑक्जेलेट आयन, प्रोडक्ट लिखो, नहीं देगा वो लिख के। जब तक प्रोडक्ट लिखोगे नहीं, एन फैक्टर फाइंड नहीं कर पाओगे, और एन फैक्टर फाइंड नहीं करोगे तो ये सब कैसे लगाओगे? समझ में आएगी नहीं आया? तो पहले हम लोग कुछ मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं कि जब जब ये होगा तो ये बन जाएगा, ये होगा तो ये बन जाएगा, ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं, उनको लिखेंगे जिससे हमें रिएक्शन लिखना आ जाएगा। मतलब बेसिकली हम लोग पहले रिएक्शन लिखना सीखेंगे, क्योंकि रिएक्शन लिख ही नहीं पाओगे तो ये सब कहां से लगाओगे? टाइट्रेशन में हुआ क्या यही नहीं पता है तो कहां से लगा पाओगे? समझ में आएगी नहीं आया? तो पहले रिएक्शन लिखना सीखेंगे, फिर सवाल करने की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो लिखो जरा, सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।